Welcome back everyone. Let's do our previous year paper of हिमाचल प्रदेश एंड ये वाला जो पेपर है हमारा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा ही बचा है, आज लास्ट पार्ट होगा इसका। हिमाचल प्रदेश का हमारा ये पेपर है 2022 का और इसमें हमने ऑलरेडी हाफ पार्ट को कंप्लीट किया है। अभी हमारा जो रह गया था वो करेंगे और उसी के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम हुए हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कल्चरल लैग। और कल्चरल लैग हम सभी को पता है क्या होता है। जब भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच में चेंज होता है तो उसे हम कल्चरल लैग कहते हैं। तो कल्चरल लैग का देख लेते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो इसमें लिखा है सामाजिक विघटन का एक नया रूप है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। सांस्कृतिक और गैर सांस्कृतिक संस्कृति के बीच सामंजस्य अंतराल। तो यहाँ पे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर लिखा हुआ है। अगर हिंदी में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ है इन द एडजस्टमेंट गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। और कल्चरल लैग यही होता है, ये जब मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में गैप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कल्चरल लैग। तो इट मीन्स ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑगस्ट कॉम्ट ने एक तथ्यपरक विज्ञान के रूप में सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान लिखा तब उनकी इच्छा थी कि। तो जब उन्होंने लिखा था व्हेन ऑगस्ट कॉम्ट रोट ऑफ सोशियोलॉजी एज पॉजिटिव साइंस ही मींट। तब उनका क्या मतलब था जब वो लिख रहे थे। तो उनका मतलब था इट शुड शो पीपल इन द बेस्ट पॉसिबल लाइट एंड इससे लोगों को सर्वोत्तम संभावित आलोक में दिखना चाहिए या अधिक से अधिक लोगों से अनुरोध करने की कोशिश करनी चाहिए। इट शुड अटेम्प्ट टू अपील टू अस एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। या फिर इसे वही तरीके अपनाने चाहिए जैसा कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। उन्होंने कहा था कि इसमें वही तरीके अपनाने चाहिए जैसा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। तो दैट इज़ इट शुड अप्लाई द सेम मेथड एज फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इट मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दुर्खीम सोशल फैक्ट्स आर। तो सोशल फैक्ट क्या होते हैं दुर्खीम के अकॉर्डिंग। व्यवहार के वैसे तरीके जो व्यक्तियों के बाहर हैं, केवल वे वस्तुएं जिन्हें सत्य के रूप में दर्शाया गया है, संग्रहित व्यवहार में सामाजिक अंतर्दृष्टि, आधिकारिक आंकड़ों द्वारा लेखांकित सूचना। तो क्या हो जाएगा इसमें एब्सोल्युटली ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। व्यवहार के वे तरीके जो व्यक्तियों के बाहर हैं, वेज ऑफ बिहेविंग दैट आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल्स। तो आपने देखा ये एक्सटर्नल क्वालिटी भी बताई गई है, बाह्यता और बाध्यता। तो इसीलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु टॉक्स अबाउट इकोनॉमी एज एन इंस्टीट्यूटेड प्रोसेस। तो इंस्टीट्यूटेड प्रोसेस किसने बोला है इकोनॉमी को। अर्थव्यवस्था को इस संस्थापित प्रक्रिया के बारे में कौन बताता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो मैक्स वेबर, मार्क ग्रेनोवेटर या फिर पोलानी या सोमपेटर। तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है मार्क ग्रेनोवेटर और कार्ल पोलानी में, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कार्ल पोलानी। तो कार्ल पोलानी ने इकोनॉमी को संस्थापित प्रक्रिया के रूप में बताया है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, और स्टार वगैरह लगाना तो अलग चीज़ होती है, आप इसको अभी लर्न कर लीजिए। इकोनॉमी को संस्थापित प्रक्रिया के बारे में माना है कार्ल पोलानी ने, ठीक है। तो संस्था के रूप में कार्ल पोलानी मानते हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोटर ऑफ हिस्ट्री, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो इसमें से जो संबंधित नहीं है वो आपका हो जाएगा उत्पादन के साधन की बात करेंगे, इतिहास के मोटर और वर्ग संघर्ष का इतिहास, पूंजीवाद की भावना, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है वो
इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द आइडल टाइप रिफर्स टू। तो मैक्स वेबर के अनुसार आइडल टाइप जो है वो क्या बताता है या किसको संदर्भित करता है? उपलब्ध सर्वोत्तम संभावित परिणाम, विचारों की उत्कृष्टता पर बल देने वाला एक परिप्रेक्ष्य, एक घटना के विशेष लक्षणों पर आधारित एक मॉडल, राजनैतिक आदर्शवादी की सामाजिक कार्यसूची। तो जो हमारा आइडल टाइप होता है वो क्या होता है? ये होता है अ मॉडल बेस्ड ऑन सर्टन फीचर्स ऑफ फेनोमेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक घटना के विशेष लक्षणों पर आधारित एक मॉडल होता है, मॉडल बेस्ड ऑन सर्टन फीचर्स ऑफ फेनोमेना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था, इस पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे कि नॉर्मली क्या फैक्ट है, थोड़ा सा एनालिटिकल पेपर है तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही पेपर्स होने चाहिए, तो करने में भी अच्छा लगता है कि इंसान सोच पाता है कि हाँ कितना आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म से कौन संबंधित नहीं है? पार्सन्स तो डायरेक्टली संबंधित है। दुर्खीम भी हैं, मर्टन भी हैं। डर एंड डाफ का तो काम कॉन्फ्लिक्ट पे है और ये इसमें नहीं है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है उनके परिवार और निकट के संबंधों में, उनके कलात्मक और साहित्यिक उत्पादन के, उनके निजी उद्देश्यों और मूल्यों के, उनके धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था के रूप में। जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब है जो उसको वैसे उसके उसी के जो मीनिंग होगा और वैल्यूज़ होगा उसके संदर्भ में जब हम देखेंगे तो वो हो जाएगा कल्चरल वैल्यूज़। यानी यहाँ ऑप्शन आपका 3 करेक्ट होगा, ओन मीनिंग एंड वैल्यूज़। आपको कन्फ्यूज़न हिंदी में देख के हो सकता है, निजी उद्देश्यों और मूल्यों के संदर्भ में लिखा हुआ है तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। निजी मतलब प्राइवेट जिसका है, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अगर ये व्यक्ति है तो इसके निजी जो मूल्य हैं, संस्कृति है, उद्देश्य हैं, इसके संदर्भ में ही हमको देखना है, अपने संदर्भ में नहीं देखना है कि हमारा बेस्ट है। अगर उसका है अच्छा तो हमें उसका ही अच्छा बोलना पड़ेगा। इसका मतलब कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब है ओन मीनिंग एंड वैल्यूज़। तो हमें उस समाज के जो भी मीनिंग है, जो भी वैल्यूज़ हैं उसके संदर्भ में इसको समझना चाहिए। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मर्टन्स टर्म फॉर द हिडन रीज़न ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर वॉज। जो एक विशेष व्यवहार के गुप्त कारणों के लिए मर्टन ने क्या शब्द दिया था? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने जो गुप्त कारणों के लिए मतलब जिसकी हमें अपेक्षा नहीं होती है वो हो जाता है, तो वो क्या होता है? मिडिल रेंज फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, लैटेंट फंक्शन या स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो आप नहीं भी जानते होंगे तो उन्होंने सिर्फ मैनिफेस्ट और लैटेंट फंक्शन की बात की है। तो जो अव्यक्त कार्य होते हैं, जो नहीं पता होता है कि वो हो जाएगा, गुप्त का मतलब तो यही होता है ना, तो वो हो जाएगा आपका लैटेंट फंक्शन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। According to Giddings, safe utility provision and secure banking are examples of। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि गिडिंग्स के अकॉर्डिंग सुरक्षित उपयोगिता प्रावधान और सुरक्षित बैंकिंग ये किसके उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो अगर बात करें गिडिंग्स की, एंथोनी गिडिंग्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने किसकी बात करी है? टाइम एंड स्पेस की वो बात करते हैं ना, जो जिसमें वो समय और स्थान की उन्होंने बात करी, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। उसके अलावा उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें उन्होंने डबल हेर्मेनेutiक्स की बात करी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निटी में अगर हम देखें तो मॉडर्न सोसाइटी में वो क्या क्या बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उसको देखें, उसको ध्यान में रख के देखेंगे तो इस सवाल को हम बहुत आसानी से कर लेंगे।
तो जब हम एग्जाम्पल देखते हैं सुरक्षित उपयोगिता प्रावधान और सुरक्षित बैंकिंग, तो ये मॉडर्न सोसाइटी के एग्जाम्पल्स ही हैं। और इसमें क्या होता है, अब इसको समझते हैं। थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है सैद्धांतिक अमूर्तता या कंडीशन ऑफ कोप्रेजेंस, सह उपस्थिति की दशा, या फिर एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम यानी सार प्रणाली, या फिर रिफ्लेक्सिव मॉनिटरिंग निजवाचक निगरानी। ये तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपको ये लग रहा होगा रिफ्लेक्सिव मॉनिटरिंग हो सकता है इसका आंसर। तो ये बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। आप समझते हैं इस सवाल को कि एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कैसे एग्जाम्पल है, कैसे इसके उदाहरण है ये। क्योंकि गिडिंग्स ने इस कॉन्सेप्ट का जब यूज़ किया था तो उन्होंने जो मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए नहीं, बल्कि जो नॉन पर्सनल और जिसमें जो ऐसे रिलेशनशिप्स थे जो नॉन पर्सनल थे, या एक्सपर्ट नॉलेज सिस्टम जो था मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम बात करें तो आधुनिक समाज की जो विशेषता है वो एक एक्सपर्ट नॉलेज सिस्टम के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो इसको उन्होंने माना कि ये मॉडर्न सोसाइटी की विशेषता है। अब इसमें क्या होता है, एक ट्रस्ट बनाया जाता है, मतलब एक विश्वास बनाए रखा जाता है। और ये क्योंकि जो विश्वास की विशेषता है, तो आधुनिक समाज में क्या होता है, जैसे उन्होंने एक कोटेशन में बोला भी था कि विश्वास का टूटना ही आधुनिकता की विशेषता, ऐसे करके कोटेशन जो जीडीसी में आई थिंक आया हुआ था, तो उसमें विश्वास की उन्होंने बात करी थी। तो मैं उसी को कुछ रिलेट करके आपको समझाना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि ये जो आमने सामने के बातचीत के बिना, मतलब जिसमें नॉन पर्सनल है, आमने सामने बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी एक विशाल दूरी है, मतलब डिस्टेंस है। और इस समय में, तो यहाँ पे मैंने बताया था टाइम एंड स्पेस की उन्होंने बात करी है, तो दूरी में जो आज के समय में ये विश्वास बना हुआ है उसको बनाए रखने की अनुमति देते हैं। कौन? सुरक्षित बैंकिंग। अब आप जोड़ लो इसको, सुरक्षित बैंकिंग का मतलब है आप वहाँ पे पैसे जमा करके आ रहे हो, आपका ट्रस्ट है कि मतलब पैसा जो है वो सेफ रहेगा, वो कहीं पे नहीं ख़राब होगा, तो आप बैंक में जाके जमा कर रहे हो। तो टाइम और स्पेस यही है यहाँ पे कि आप कहीं भी हो लेकिन फिर भी आपको विश्वास बना हुआ है कि आपका वो सेफ़ है। तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है जो आपको नहीं दिख रहा है, आप नहीं जानते भी नहीं हो उसको, फिर भी वहाँ पे जमा करके आ रहे हो। तो ये नॉन पर्सनल जो रिलेशंस हैं उनको बनाए रखने में, और ये एक मॉडर्न समाज की विशेषता दिखा रहे हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि जो गिडिंग्स हैं उन्होंने इस अवधारणा का यूज़ एक नॉन पर्सनल व्यक्तित्व यानी असंबंध जो सामाजिक संबंधों और विशेष ज्ञान प्रणालियों का वर्णन करने के लिए किया था, कि आजकल कैसे कैसे एक्सपर्ट नॉलेज सिस्टम आ गए हैं, और इसमें जो मॉडर्न समाज की विशेषता है वो आमने सामने के बातचीत के बिना भी दूरी और समय में विश्वास बनाए रखने की अनुमति देते हैं, यानी टाइम और स्पेस को बनाए रखने की एक अनुमति देते हैं। तो मैंने थोड़ा एलेबोरेट करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको ज़रूर समझ में आया होगा। भले ही ये क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल है, लेकिन ये एनालिटिकल क्वेश्चंस ही आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। अगर आप इस ट्रस्ट को लेके, अगर ये डेफिनेशन जो मैंने बताई विश्वास का टूटना ही, क्या पता उसको कर लेते हैं तो आपकी डेफिनेशन भी सही हो जाएगी। और टाइम और स्पेस का तो कई बार पूछता है। उसी के साथ साथ मैंने नाम लिया डबल हार्मोनेटिक्स, वो भी पूछ लेता है, तो वो भी सही हो सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम तो आपका नहीं ही गलत होगा, क्योंकि मैंने इसको समझाने के लिए इतनी सारी बातें आपको बताई। तो ये जो था यूटिलिटी प्रोविज़न एंड सिक्योर बैंकिंग जो थे वो किसके एग्जांपल थे? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के थे, सार प्रणाली के थे। तो ये आपका ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि वो मॉडर्न सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल फूको के लेखों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य विषय वस्तु नहीं था? तो इसमें आपको बताना है कि फूको का कौन सा विषय वस्तु नहीं है। तो मीडिया की कल्पना की अवास्तविकता
यानी हाइपर रियलिटी ऑफ मीडिया इमेजिनरी। तो यही इसकी विशेषता नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इस पे कोई बात ही नहीं करी है, मीडिया इमेजिनरी या इस तरह से उन्होंने कोई भी बात नहीं की है, तो ये उनकी की थीम में नहीं आता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपर्ट डिस्कोर्स की उन्होंने बात की है। सोसाइटीज़ यूज़ ऑफ सर्विलांस एंड डिसिप्लिन की भी बात की। द आर्कियोलॉजी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज की भी बात करी, लेकिन इसकी बात उन्होंने नहीं की, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो है अल्रिच बेक के लेखों का किससे घनिष्ठ संबंध है। तो किससे घनिष्ठ संबंध है बेक का, वो आपको बताना है। सेकेंड मॉडर्निटी, पब्लिक स्फीयर, ऑस्ट्रा ऑफ आर्ट, लेजिटिमेशन, क्राइसिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो द्वितीय आधुनिकता की वो बात करते हैं, सेकेंड मॉडर्निटी की बात करते हैं। तो सेकेंड मॉडर्निटी के रूप में भी ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे अल्रिच बेक आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो वह विचार जिसमें वर्ग सांस्कृतिक राजधानी के उनके स्वामित्व के अनुसार बदलता है, किससे संबंधित है। The idea that classes vary according to their possession of cultural capital is associated with। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे कि कल्चरल कैपिटल आपको दिख रहा है, तो कल्चरल कैपिटल की बात और किसी ने भी नहीं की है, वो सिर्फ और सिर्फ बौद्धियों ने की है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों की संभावित संख्या जो स्त्रियां धारण करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। द पोटेंशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुमेन आर कैपेबल ऑफ बेयरिंग इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे फेकेंडिटी, यानी जनन शक्ति, क्योंकि उनमें क्षमता है, वो सक्षम है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि धारण करने में सक्षम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जनन शक्ति कह देंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं बोल्शेविज्म रिफर्स टू, यानी जो बोल्शेविकवाद है वो किससे संदर्भित है, ये पूछ रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो वो पूछ रहा है theoretical analysis of socialist revolution, practice of Marxist socialist revolution, dictatorship of proletariat, communalism। तो ये क्या हो जाएगा, समाजवादी क्रांति का सैद्धांतिक विश्लेषण, मार्क्सवादी समाजवादी क्रांति की पद्धति। तो बोल्शेविकवाद हो जाता है मार्क्सवादी समाजवादी क्रांति की पद्धति। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रैक्टिस ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा जब बोल्शेविज्म की बात होगी। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन अभी तक नहीं रिपीट हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन कार्ल मार्क्स के साथ संबंधित नहीं है, तो कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स। थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी की एकाग्रता की बात करते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। फाइनेंस कैपिटल की वो बात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, वित्त पूंजी। नेक्स्ट है which term describe the process whereby religion loses its influence over various spheres of social life। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द एक प्रक्रिया दिखाता है जिसमें धर्म सामाजिक जीवन के विभिन्न वर्गों पर अपना प्रभाव खो देता है। तो जब अपना प्रभाव खो देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेकुलराइजेशन, यानी धर्मनिरपेक्षता। धर्म का कोई महत्व ही नहीं रहा, सारे धर्म बराबर हैं, तो वो हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है हु इज़ एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशनल सिटी। इंफॉर्मेशन सिटी की बात किसने की है, और ये तो बहुत वेल नोन है, कैसल्स का, कैसल्स ने ही इसकी बात की, तो वही संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अल्थुजर, लुइस अल्थुजर। तो लुइस अल्थुजर से कौन सा संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इंटरपलेशन, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, ओवर डिटर्मिनेशन, प्रिज्म। तो यहाँ पे प्रिज्म उनसे संबंधित नहीं है, बाकी जो सारे हैं वो इनसे संबंधित हैं। उठाए गए प्रश्न, ज्ञान मीमांसी विंदर, अति निर्धारण,
तो ये सारे ही अल्थूजर से संबंधित है, लेकिन प्रिज्म इनसे संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? ये है डोर्नो की बुक और पब्लिश हुई है ये 1967 में। तो ये इनकी बुक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक पूछी जाती है डोर्नो की। तो ये अभी आप लर्न कर लेना प्रिज्म किसकी है और डोर्नो की बुक है। और बाकी आपको ये भी लर्न करना है कि अल्थूजर का किससे 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 संबंधित है। तो क्या पता ये पूछ ले, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओवर डिटर्मिनेशन पे है, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक पे है, इंटरपेलेशन पे है, लेकिन प्रिज्म इनका नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो बुक है वो किसकी है? बहुत फेमस है और मैंने आपको बुक वाली प्लेलिस्ट में आपको बताया भी है कि ये किसकी है और बहुत यूनिक ट्रिक के साथ समझाया है। तो आप बताओ, फोको की तो है नहीं, जेमसन की तो है नहीं। जो कन्फ्यूज़न होता है वो बोडिलार्ड और लियोटार्ड में ही होता है। तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो बुक है वो लियोटार्ड की बुक है, बहुत फेमस बुक है। 1979 को पब्लिश हुई है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और इसका जो आगे का जो सब टाइटल था वो था अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, और ये पब्लिश हुई थी 1979 को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है और इसमें इन्होंने नॉलेज के बारे में बताया था कि किस तरह से वही मेटा नैरेटिव्स की और जो बात आगे हुई थी उसी के बारे में इन्होंने एनालिसिस किया था। तो यही है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में उन्होंने यही सब कुछ बताया था। नेक्स्ट है, यांत्रिक पुनरुत्पादन के समय में कला के काम के विषय में कौन बात करता है? Who talked about the work of art in the age of mechanical reproduction? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो इसके बारे में जो बात करते हैं वो नाम भी सारे नए हैं, लियोनार्डो दा विंसी, वाल्टर बेंजामिन, पाब्लो पिकासो, एरिक फ्रॉम। तो ये बात करते हैं वाल्टर बेंजामिन। तो ये भी बहुत अच्छा है। मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की बात होगी अगर यांत्रिक पुनरुत्पादन के टाइम में अगर कला की बात होगी तो वहाँ पे वाल्टर बेंजामिन आंसर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देखते चलना। होमो हायरार्कस तो मैंने आपको बताया ही है किससे संबंधित है और आप लोग भी जानते ही हो, इतना तो पढ़ चुके हो। तो होमो हायरार्कस लुई टोमो का है, इसमें कुछ बताने वाली नहीं है। होमो हायरार्कस और होमो इक्वलिस की बात डिमो ने की है। और हायरार्कस कहाँ इंडिया में देखने को मिलता है और इक्वलिस कहाँ देखने को मिलता है? जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ वो आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझा है और मैंने भी आपको बहुत पहले ही समझा रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट है, द टर्म इनफॉर्मल इकोनॉमी इज़ यूज टू डिस्क्राइब। तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको क्या बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है? वह काम जहाँ पैसे से हाथ ना बदले, छोटे व्यापार की गतिविधियाँ, नियमित नियोजन क्षेत्र के बाहर लेन देन, कम कड़े नियमों और प्रक्रियाओं वाले संगठन। बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि लगता है कि ये पहले और कहीं पूछे नहीं है। और वाकई जितने पेपर्स मैंने अभी तक के कराए हैं उसमें सबसे लेटेस्ट और सबसे नया पेपर तो यही है। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का वर्णन जो किया जाता है वो होता है ट्रांजिशन आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स नियमित नियोजन के क्षेत्र के बाहर लेन देन जो होता है वो होता है इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है, मर्टन ने उस स्थिति पर प्रतिक्रिया के प्रकारों का वर्णन किया जहां व्यापक रूप से समाज समर्पित मान्यताएं हैं परंतु उनको पाने के लिए सीमित साधन हैं। उनके द्वारा वर्णित कौन से प्रकार मान्यताओं को स्वीकार करना परंतु उनको प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने का वर्णन करता है? तो यहाँ पे क्या हुआ, मान्यताओं को तो वो स्वीकार कर रहा है यानी प्लस हो जाएगा, लेकिन किसी भी साधन का यूज़ कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब आप याद करो कि प्लस माइनस का जो सीक्वेंस जो लगा था वो किस में लगा था। अगर आप ये पता कर लोगे तो आप आंसर आराम से कर लोगे। तो आप बताओ किस में है? सबसे पहले क्या होता है,
कन्फर्मिटी होती है, और उसमें क्या होता है प्लस प्लस होता है। उसके बाद क्या होता है इनोवेशन होता है, तो उसमें क्या होता है प्लस माइनस हो जाता है। तो आंसर आपने निकाल लिया, प्लस माइनस हमने बताया था, तो आंसर हो गया इनोवेशन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है रिचुअलिज्म, और फिर क्या होता है रिटेटिज्म, और उसके बाद क्या होता है रिबेलियन। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से हो सकता है। तो उन्होंने क्या ट्रिक बताई है, प्लस 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 माइनस, उसके बाद अपोजिट कर दो माइनस प्लस, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर फाइंड आउट करने को मिल सकता, फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को करके जल्दी जल्दी समझ लिया करें। नेक्स्ट हो गया वह निकट संबंधी जो सीधे संबंधित नहीं है परंतु वह दूसरे निकट संबंधियों के द्वारा संबंधित है, तो उसको क्या कहेंगे, सीधे संबंधित नहीं लेकिन जो हमारे दूसरे निकट के संबंधी हैं उनसे संबंधित हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम सीधे सीधे कहेंगे टेक्नोनॉमी। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का एक लक्षण नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का कौन सा फीचर नहीं है वो आपको बताना है। सामाजिक संबंधों के राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर विस्तार, ये ग्लोबलाइजेशन का लक्षण है। और राष्ट्र राज्य की विस्तारित शक्ति, ये ग्लोबलाइजेशन का लक्षण है या नहीं। विश्व की संपूर्ण रूप में बढ़ती जागरूकता, ये भी है। संचार तकनीकों के द्वारा समय स्थान का संपीड़न, तो ये तो है ही। कंप्रेशन ऑफ टाइम स्पेस पूछा ही जाता है। ग्लोबलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स तो है ही, लेकिन द एक्सटेंडेड पावर ऑफ नेशन स्टेट, ये ग्लोबलाइजेशन की विशेषता नहीं है। राष्ट्र राज्य की विस्तारित शक्ति, तो शक्ति की यहाँ जो हुई है वो विस्तारित नहीं हुई है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब शिक्षित और उच्च कौशलता वाले लोग एक नए देश में आप्रवास करते हैं, तो अब आप समझ ही गए होंगे उसको हम क्या कहते हैं। जितने भी जो शिक्षित और उच्च कौशलता वाले हैं वो नए देश में आप्रवास करते हैं, और उनको उनकी अपनी अपने जो देश होते हैं वो खो देता है, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रेन ड्रेन हो गया। तो अपना जो देश था उनको खो दिया, वो चले गए, तो ब्रेन ड्रेन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिभा पलायन हो गया, प्रतिभा चली गई यहाँ से। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस तो भाई बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। नेक्स्ट, समाज को समझने के लिए अस्तित्ववाद कहलाने वाले दार्शनिक दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया है। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अस्तित्ववाद की बात और कौन करता है, और कोई करता ही नहीं है, पॉल सार्त्रे ही है जो इसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबर के अनुसार गुणात्मक आकलन की मात्रा और लेखांकन विधि जो कार्यवाही या परिणाम देते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात करेगा उसको हम क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन तो है ही इम्पोर्टेंट कि इसको हम क्या कहेंगे। इसी के साथ साथ आपको वेबर की जो रैशनैलिटी 4 टाइप ऑफ रैशनैलिटी बताई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने थ्योरेटिकल रैशनैलिटी, सब्सटैंटिव रैशनैलिटी, प्रैक्टिकल रैशनैलिटी और फॉर्मल रैशनैलिटी की बात की है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से 4 टाइप ऑफ रैशनैलिटी में ये नहीं है। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम आपको ट्रिक बता दें आपको लर्न कैसे करना है। आप इसको किसी भी तरह से लर्न कर सकते हैं, PTFS या कोई भी ट्रिक जो भी आपको ठीक लगे वो बना लो, लेकिन ये सारे ही लर्न करो। प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, फॉर्मल और सब्सटैंटिव, ये 4 टाइप की रैशनैलिटी बताई है किसने, मैक्स वेबर ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आजकल पूछा जाने लगा, आई थिंक MP या राजस्थान में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, जब अकाउंटिंग और क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन की बात होगी तो उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उसको हम क्या कहेंगे। तो वो तो हमारा आ जाएगा क्योंकि वो अकाउंट की बात हो रही है और क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन की बात हो रही है, यानी लेखांकन मेथड की बात हो रही है, कार्यवाही की बात हो रही है। तो ये सब कहाँ होगा, ये सब ब्यूरोक्रेसी में होगा। और जब किसी ब्यूरोक्रेसी या किसी ऑफिस की बात होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मल रैशनैलिटी हो जाएगी, यानी औपचारिक तार्किकता हो जाएगी। फॉर्मल रैशनैलिटी इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ हम लोग समझ लेते हैं कि बाकी के जो हैं उसमें क्या है। तो जैसे
हम बात करें प्रैक्टिकल रैशनैलिटी क्या होता है, तो प्रैक्टिकल रैशनैलिटी का मतलब है जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो, यानी दिन प्रतिदिन के जो भी आप क्रियाकलाप करते हो वो सब आपका प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल रैशनैलिटी में आएगा। बात करें अगर हम थ्योरेटिकल रैशनैलिटी की थ्योरेटिकल रैशनैलिटी क्या होता है, तो इसमें जो भी विवेकपूर्ण जो कॉग्निटिव प्रोसेस होगा या जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी वो इसमें आएगी, जिसमें आप सोच समझ के कुछ भी बताओगे वो सब इसमें आएगा। लास्ट हम लोग बात करते हैं सब्सटेंटिव रैशनैलिटी क्या होता है, तो सब्सटेंटिव रैशनैलिटी या मौलिक तर्क संगतता वो होता है जिसमें हमारे मानक मूल्य इन सब की बात होती है या इनको ध्यान में हम जब रख कर करते हैं तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंटिव रैशनैलिटी। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रैक्टिकल में क्या होगा, दिन प्रतिदिन के कार्य आएंगे, क्रियाकलाप आएंगे। सैद्धांतिक में क्या होगा, विवेकपूर्ण या संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी। मौलिक में क्या होगा, मानक मूल्य हो जाएंगे। और औपचारिक तर्क संगतता में क्या होगा, अधिकारी तंत्र या नेतृत्व या कोई भी ऐसी क्रिया जो आपको लगता है कि ऑफिस से रिलेटेड है या कुछ ऐसा काम जो फॉर्मल आपको लगता है वो सारा इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को समझा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा सा इस पर टाइम देना ज़रूरी समझा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है औपचारिक तार्किकता, फॉर्मल रैशनैलिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन थियोडोर एडॉर्नो से संबंधित नहीं है। तो एडॉर्नो से कौन संबंधित नहीं है वो देख लिया जाए। तो फिलोसफी ऑफ न्यू म्यूजिक की वो बात करते हैं, नए संगीत का दर्शन ज्ञान, और नेगेटिव डायलेक्टिक्स की बात वो करते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी तो उनकी बुक ही है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और एक्लिप्स ऑफ रीज़न इनका नहीं है, और कारण से ग्रस्त जो है वो इनका नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है होखैमर का, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसलिए ये इससे संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए मैं आपको बता भी दूं कि ये तो मैंने ही दिया है कि ये होखैमर की बुक है, आप एक बार नोट कर लो, मे भी कहीं भूल जाओ या माइंड से हट जाए, क्योंकि ये भी पूछी जाती है। ये किसकी है, मैक्स होखैमर की बुक है, 1947 में पब्लिश हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी पूछी जाती है। जैसे प्रिज्म मैंने बताया एडॉर्नो की, वो पूछी जाती है, वैसे एक्लिप्स ऑफ रीजन भी पूछी जाती है होखैमर की। और इसमें आपको देखना है कि एडॉर्नो का कौन कौन सा है, तो फिलोसफी ऑफ न्यू म्यूजिक, नेगेटिव डायलेक्टिक्स, अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी, ये तीनों है इनका एडॉर्नो का। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत परेशानियों और सार्वजनिक मुद्दों के बीच के संबंध का विश्लेषण करता है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला है, और ये इस तरह का तो आपको पूछा जाना है। तो व्यक्तिगत परेशानी और सार्वजनिक मुद्दों के बीच के संबंध बताएगा। क्या बताएगा, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, शिकागो स्कूल, सिंथेटिक स्कूल, फॉर्मलिस्टिक स्कूल, ये सब आप पढ़ ही चुके हो। ऑप्शन बचता है केवल एक, ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर है, और इसमें सी रेट मिल्स का तो ये तो काफ़ी पूछा ही जाने लगा है। तो जो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन है वो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इश्यूज का एनालिसिस करता है। खुला विनिमय में दो वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, तो वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ये तो बहुत अच्छे से सबको वही पता है कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं, मवाली और सोलवा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अंतःस्थायिता की समस्या के विषय पर निम्नलिखित में से किसने लिखा, प्रॉब्लम ऑफ एम्बेडेडनेस किसने लिखा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कार्ल पोलानी का बताया था, और वैसे ही ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, ये है मार्क ग्रोनोवेटर का। मार्क ग्रोनोवेटर का आजकल काफ़ी पूछा जाने लगा है, अगर आप लेटेस्ट यूजीसी नेट के पेपर्स देखेंगे तो ये सवाल आपको वहाँ देखने को मिल सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु स्टडीड द बैलिनीज ऑफ कॉक फाइट। कॉक फाइट तो आपने देखा ही है, बैलिनी का जो कॉक फाइट है ये स्टडी किसने करी है, बहुत फेमस है, क्लिफर्ड गेट्स का है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है Who is associated with the term globalization। तो ग्लोबलाइजेशन से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। वॉलनस्टीन, अर्जुन अप्पादुरई,
टेमलिनसन या फिर रोनाल्ड रॉबिन्सन। तो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन से संबंधित हैं रोनाल्ड रॉबर्टसन। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वाले पेपर में इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी के आप देख सकते हैं लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ इंग्लिश के हैं, उसके बाद कुछ दूसरे उसके हैं सब्जेक्ट के हैं, तो ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ जीएस के हैं, कुछ हिंदी के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, आप ये सोचिए कि मैंने आधा पेपर कराया है, तो मैंने आधा नहीं कराया है, मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। इसके बाद ये देखिए हिमाचल प्रदेश की जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस तरह से हमने सोशियोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप देख लो, पूरे 100 के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे जीएस के क्वेश्चन हैं, तो ये मैंने नहीं कराया। सोशियोलॉजी के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, तो इनको हमने दोनों पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। और ये पेपर आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा, और मुझे भी कराने में काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं तो करने में भी मन लगता है और कराने में भी मन लगता है। बार बार रिपीटेशन होता है तो सिर्फ मॉक टेस्ट ही होता है, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन आपका वर्क है, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती, आपको सारे पेपर करने हैं, वो ईजी हो या टफ डजंट मैटर, आपके लिए सारे पेपर उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। जितना एक पीजीटी का होगा उतना ही हायर का और उतना ही यूजीसी नेट का। तो आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं कौन सा अच्छा कौन सा ख़राब है। जो अच्छा है उसका बेनिफिट लीजिए, और जो थोड़ा सा लोवेस्ट लेवल पे जा रहा है उसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए। और इसी के साथ साथ हम फिनिश करते हैं आज की वीडियो। और हमने इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम थे वो प्रीवियस ईयर पेपर वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेट को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट स्टेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा या रिलायबल आपको लगता है और थोड़ा सा भी लगता है मेरे साथ रोज़ रोज़ पढ़ने से आपका बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।